अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 45 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जो डिफरेंस है वो देखा था। चूंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के ड्रॉबैक्स हैं कि जो मेमोरी वन टाइम एलोकेट हो जाती है उसको ना तो हम ज्यादा कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो कंसेप्ट है वो देखा था। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के सिलसिले में हमने देखा था कि 4 फंक्शंस हैं जो यूज किए जाते हैं, जो कि जिनमें कैलॉक और मेलॉक फंक्शन मेमोरी रिजर्व करने के लिए हैं हीप से। स्टूडेंट, ये प्लीज इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैक से होती है। स्टैक रैम के अंदर एक मेमोरी का कुछ पोर्शन जो है वो अलग कर लिया जाता है जिसको स्टैक का नाम दिया जाता है, और रैम के अंदर एक जो पोर्शन है उसको हीप कहा जाता है। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैक से होती है, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप से होती है। ठीक है, तो कैलॉक और मेलॉक फंक्शन को जब हम यूज करके मेमोरी लेते हैं वो हीप से मिलती है। उस मेमोरी में हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं, और इसी तरह वो मेमोरी अगर हमने रिटर्न करनी हो यानी फ्री करनी हो तो हम फ्री फंक्शन यूज करते हुए वो मेमोरी फ्री कर देते हैं, वो वापस हीप में चली जाती है, हीप में वो फ्री हो जाती है, यानी कोई और प्रोग्राम यूज कर सकता है। इसी तरह हमने अगर कैलॉक और मेलॉक यूज करते हुए कुछ मेमोरी रिजर्व कर ली और इन फ्यूचर हमें कुछ और मेमोरी की जरूरत पड़ गई तो हम री एलॉक फंक्शन यूज करते हुए और मेमोरी भी ले सकते हैं। तो आज जो फर्स्ट फंक्शन है कैलॉक, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड हमने डेव C++ में प्रोग्राम लिखेंगे। कैलॉक फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कैसे है, वो क्या है, void स्टार कैलॉक, और ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर है इंट नंबर्स और सेकंड है साइज ऑफ डेटा टाइप। ये फर्स्ट पैरामीटर नंबर ये जस्ट एक नंबर है, ये नंबर का जो ताल्लुक है ये सेकंड पैरामीटर के साथ है। सेकंड पैरामीटर है साइज ऑफ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, कैर हो सकता है। तो सेकंड में हम ये बताते हैं कि इंट और फर्स्ट में नंबर, यानी अगर हमारा नंबर 10 है और सेकंड में हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 10 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए। तो ये जो कैलॉक फंक्शन है ये हमें एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वाइड पॉइंटर क्या होता है ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी हम जब प्रोग्राम में कोड करेंगे तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। If we call this function like calloc 1000, फर्स्ट जो हमारा आर्गुमेंट है वो 1000 और सेकंड जो है साइज ऑफ इंट, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1000 इंटीजर चाहिए। इफ contiguous memory equal to 1000 integers is available on heap, then it will return pointer containing address of first integer। इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको रियली जो है वो समझाता हूं। लेट्स सपोज ये रैम है, तो जब हमने ये फंक्शन कॉल किया है कैलॉक और इसको हमने कहा है कि हमें 1000 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए, तो एक इंट के लिए कितनी मेमोरी होती है 4 बाइट, और 1000 इंट के लिए कितनी होगी 400 बाइट, सॉरी 4000 बाइट। 4000 बाइट का मतलब ये भी है कि 4 किलो बाइट, क्योंकि 1000 बाइट का जो है वो 1 किलो बाइट होता है। 1000 बाइट का तो नहीं, वो 1024 बाइट का होता है। बाइट में इस तरह का ये मेमोरी की कैलकुलेशन इस तरह ही होती है। तो ये अराउंड अबाउट हमें 4 किलो बाइट की मेमोरी चाहिए, तो वो भी कहां पे, हीप में। तो लेट्स सपोज ये हीप है, ये जो पोर्शन है ये सारा हीप का है,
तो ये जो फंक्शन है कैलॉग, ये इस जगह से लेकर सर्चिंग स्टार्ट कर देगा और ये देखेगा कि क्या 4 KB यानी 4000 बाइट हीप में एक जगह पे कंटिगुअस मीन के इकट्ठी एक जगह पे क्या अवेलेबल है। ये तो हो सकता है कि कुछ मेमोरी इधर हो, कुछ इधर खाली मेमोरी पड़ी हो, कुछ खाली इधर मेमोरी पड़ी हो, लेकिन और ये इस तरीके से 4 KB से ज्यादा हो जाए, लेकिन ये कंटिगुअस नहीं है। कंटिगुअस का मतलब ये है कि 4 बाइट मेमोरी इकट्ठी एक जगह पे, लेट्स सपोज ये इधर पड़ी हुई है 4 बाइट इकट्ठी। तो इस तरह अगर ये कैलॉग फंक्शन देखेगा कि हीप में किसी भी एक जगह पे 4 किलोबाइट इकट्ठी पड़ी हुई है, तो फिर क्या करेगा, वो 4 बाइट जो है वो रिजर्व करेगा इस प्रोग्राम के लिए, ये जो जिस प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं, और उस 4 किलोबाइट मेमोरी का जो पहली बाइट है, पहली बाइट उसका जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर में सेव करके वो पॉइंटर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये है इस पैराग्राफ का मतलब। However, if memory is not available, अगर मेमोरी नहीं है का मतलब ये है कि अगर मेमोरी कंटिगुअस नहीं है, ठीक है, कंटिगुअस नहीं है। वैसे तो हो सकता है 4 KB की बजाय 10 KB भी हो, लेकिन अगर कंटिगुअस नहीं है, इकट्ठी एक जगह पे नहीं है, देन फंक्शन रिटर्न अ नल पॉइंटर, तो फंक्शन एक नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। नल पॉइंटर मीन कि ये पॉइंटर किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, यानी इस पॉइंटर में कोई भी मेमोरी एड्रेस सेव नहीं है। नल इज डिफाइंड इन हेडर फाइल cstdlib एंड cstdlef। तो ये नल जो है ये वैल्यू है एक जस्ट, ये डिफाइन की गई है हेडर फाइल्स में cstdlib और cstdef में, तो इसलिए हमें ये दो फाइल्स भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, चलते हैं डेव C++ में, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। हम डेव C++ में एक फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। पहला काम हम ये करेंगे कि दो जो हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड करते हैं। ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो नल वैल्यू है ये इन दो हेडर फाइल्स में डिफाइन की हुई है। cstdlib और cstdef। अभी हम यहाँ पे कैलॉग फंक्शन कॉल करते हैं। इस कैलॉग को हम 1000 की बजाय हम जस्ट कहते हैं कि मैं 5 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए। इस फंक्शन को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 5 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए, यानी ये फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड किस डेटा टाइप के लिए। ठीक है, ये साइज ऑफ फंक्शन कॉल करते हैं। इस साइज ऑफ को अगर हम इंट भिजवाते हैं तो ये इंट का जितना भी साइज होगा, इंट का 4 बाइट होता है साइज, लेकिन ये विंडो के लिए है। ये भी पॉसिबिलिटी है आप विंडो की बजाय लिनक्स पे या यूनिक्स पे या सोलारिस पे या एप्पल पे या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहां पे इंट का बाइट जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। ये विंडो में 4 बाइट है, किसी और सिस्टम में ये 2 बाइट हो सकता है, 6 बाइट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप साइज ऑफ और इसमें डेटा टाइप लिख देंगे तो ये जितना भी डेटा टाइप हो इसका साइज होगा वो मिल जाएगा। अगर हमें कंफर्म है कि हमने विंडो पे करना है तो हम जहां पे सिर्फ 4 लिख दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ये 4 इंटीजर के लिए। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 5, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये जितना भी बनेगा ये हमें मेमोरी इतनी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हम दोनों ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये यूज करें। तो ये 5 बाइट के लिए 5 इंटीजर के लिए मेमोरी रिजर्व होगी। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, ये हीप में देखेगा कि क्या ये 5 इंटीजर के लिए यानी ये 20 बाइट्स कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, लेट्स सपोज ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है,
दोनों सूरतों में ये हमें पॉइंटर जरूर रिटर्न करेगा जो कि वाइड पॉइंटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाइड स्टार ptr इज इक्वल टू केलॉग, यानी इस केलॉग ने फंक्शन ने जो हमें वाइड पॉइंटर रिटर्न किया है उसको हम यहाँ पे एक वाइड पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और इसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सपोज अभी इस पॉइंटर को फर्दर यूज करने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि क्या ये पॉइंटर जो है ये नल है या नल नहीं है। यानी अगर ये पॉइंटर नल है तो इसका मतलब ये है कि इतनी मेमोरी हीप पे अवेलेबल नहीं है जितनी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये पॉइंटर नल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि जितनी आपने मेमोरी रिक्वेस्ट की है वो मिल गई है। पहले तो ये कंफर्म, मैं लेट्स सपोज सिर्फ ये डिस्प्ले करा के देखना चाहता हूं कि ये ptr वाकई कोई पॉइंटर है। आपको पॉइंट पता है कि पॉइंटर में एड्रेस होता है और जो कि हेक्साडेसिमल में होता है। मैं कंपाइल करता हूं, ये देखें 0xb51500 ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो हमें ये जो है कंफर्म हो गया ये पॉइंटर ही है। सबसे पहले हमने ये कंफर्म करना है, तो इसके लिए इफ ptr इज इक्वल टू नल, तो अगर हम ये जो ptr रिटर्न हुआ है वाइड पॉइंटर ये अगर नल है तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी रिजर्व नहीं हो सकती हीप से। तो हम क्या करते हैं कि ये एग्जिट 1 करके प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। अभी हम कंपाइल करते हैं तो क्या होगा, अगर ये देखें इसने प्रोग्राम स्टॉप नहीं किया और ना ही वो मैसेज डिस्प्ले कराया, इट मींस कि मेमोरी रिजर्व हो गई है। लेट्स सपोज मैंने क्योंकि सिर्फ रिक्वेस्ट की थी 5 इंटीजर की, मैं जनाब कहता हूं कि मुझे ये 5 लाख इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो इतनी तो हीप होती नहीं है। अभी मैं लेट्स सपोज इसको कंपाइल करता हूं तो ये देखें ये कह रहा है मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड फ्रॉम हीप। ठीक है, क्योंकि इसने हमें इस फंक्शन ने देखा है कि क्या ये इतनी, ये मतलब कितनी होगी। लेट्स सपोज ये 5 करोड़ है और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 करोड़ का मतलब ये है कि ये कहीं, लेट्स सपोज ये बनती है 500 MB, तो हम कहते हैं कि हमें 500 MB मेमोरी चाहिए। तो 500 MB तो पूरी हीप ही नहीं होती। तो इस फंक्शन को जब 500 MB नहीं मिलती तो ये हमें नल पॉइंटर रिटर्न करता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम ये कंडीशन चेक करते हैं तो ये हमें नल मिलता है, इसलिए ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि मेमोरी रिजर्व नहीं हो सकती है और एग्जिट करके प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। अभी लेट्स सपोज हमें मेमोरी मिल गई है 5 इंटीजर के लिए। तो सबसे पहले ये है कि हमने इस मेमोरी को यूज करने के लिए इस वाइड पॉइंटर को अपने रिक्वायर्ड डेटा टाइप वाले पॉइंटर में कास्ट करना है। क्योंकि हमने इंट सेव करने हैं इसमें, तो इंटीजर सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंट डेटा टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम रखते हैं p इज इक्वल टू, अभी हम कास्ट करेंगे इंट स्टार और ptr। ये ptr क्या है, ये वाइड पॉइंटर है और इसके साथ जब ये पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे इंट स्टार तो ये पॉइंटर जो ptr वाइड पॉइंटर है ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम एक इंट डेटा टाइप का पॉइंटर p डिक्लेयर करके उसमें सेव कर लेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास ये स्टार p जो है ये एक पॉइंटर ये p आ गया है जो कि जितनी हमें मेमोरी मिली है उसकी पहली बाइट को पॉइंट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं स्टार p इज इक्वल टू 12 इसमें ये सेव कर देता हूं जो पहली लोकेशन है। अभी अगर मैं, क्योंकि मुझे 20 बाइट मिली है तो स्टार p पे मैंने अगर 12 सेव किया है तो जो पहली 4 बाइट है
ठीक है, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट रिजर्व करता है। तो पहले 4 बाइट में क्या हुआ है, ये 12 वैल्यू सेव हो गई है। अभी मैंने नेक्स्ट 4 बाइट पे जो है वो सेव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जब p+1 करूंगा तो ये क्या होगा, ये मेरा पॉइंटर +1 हो जाएगा, यानी मेरा पॉइंटर जो है इक्वल टू डेटा टाइप, यानी ये चूंकि इंटीजर डेटा टाइप का है तो ये 4 बाइट आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये आगे मूव कर गया और फिर इसको मैंने क्या किया, डी रेफरेंस किया। ठीक है, और फिर यहां पे मैंने 32 सेव कर दिया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जहां पे ये पॉइंट कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में मैंने 12 सेव किया और फिर मैं नेक्स्ट इंटीजर सेव करने के लिए इसको p+1 किया तो ये 4 बाइट आगे चला गया और वहां पे मैंने 32 सेव कर दिया है। सपोज मैं स्टार p+3 करता हूं, 43 में सेव करता हूं, तो ये क्या होगा, ये जो क्योंकि हमें 20 बाइट मिली है तो फर्स्ट 4 बाइट में ये हो जाएगा, नेक्स्ट 4 बाइट में ये हो जाएगा, नेक्स्ट जो 4 बाइट है वो स्किप करके, क्योंकि जब हम p+3 करेंगे तो ये क्या होगा, 3 इंटीजर आगे चला जाएगा, यानी 3 चौके 12, तो ये 12 बाइट नेक्स्ट मूव कर जाएगा। तो ये यहां पे हम 43 वैल्यू सेव कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको डिस्प्ले कराता हूं। पहले मैं स्टार p लेस देन थोड़ा स्पेस दे देते हैं, tab लेस देन फिर स्टार p+1 लेस देन tab लेस देन 3। ओके, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूं। तो ये देखें 12 हमने सेव किया और डिस्प्ले हो गया, 32 सेव किया डिस्प्ले हो गया और 43 सेव किया डिस्प्ले हो गया। ये बिहाइंड द स्क्रीन कैसे हुए मैं आपको बताता हूं कि लेट्स सपोज ये हीप है, इस हीप में से यहां से इसने हमें लेट्स सपोज ये 20 बाइट्स जो हैं ये लेट्स सपोज ये 20 बाइट इसने कैलॉग फंक्शन ने हमें रिटर्न कर दिए और जो इसने हमें पॉइंटर इसका रिटर्न किया है वो इसकी फर्स्ट बाइट को पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है p, क्योंकि हमने इसको ptr को p इन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया है, कास्ट किया है। जब हम p पे कोई वैल्यू सेव करेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे सेव हो जाएगा, लेकिन वो 4 बाइट रिजर्व करेगा क्योंकि इंटीजर है। जब हम p+1 करते हैं तो ये क्या होगा कि ये 4 बाइट आगे मूव कर जाएगा, यानी ये यहां से मूव करके इधर आ जाएगा 4 बाइट आगे। ठीक है, और यहां पे हम जो वैल्यू सेव करेंगे वो इधर 4 बाइट में सेव हो जाएगी। p+3 करेंगे तो ये क्या होगा कि ये यहां स्टार्टिंग से 3 इंटीजर आगे, यानी 3 इंटीजर मूव करके जंप करके आगे आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इधर जो हम सेव करेंगे वो यहां पे सेव हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, लेट्स सपोज मैं यहां पे p+3 की बजाय p+12 कर देता हूं तो फिर क्या होगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर मैं p+5 करता हूं तो ये फिर इधर एंड पे आ जाएगा, क्योंकि इतनी ही मेमोरी मिली हुई है हमें 5 इंटीजर के लिए मिली है। तो p+5 करूंगा तो ये लास्ट इंटीजर की जो मेमोरी है वो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर p+10 करता हूं तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर बहुत पावरफुल होता है, तो ये पॉइंटर p+10 करने से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन इशू ये है कि ये मेमोरी तो हमारे प्रोग्राम की है ही नहीं, फिर क्या होगा, डेफिनेटली फिर प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हमें ये बताया जाएगा कि ये जो मेमोरी आप एक्सेस करने जा रहे हैं ये तो मेमोरी आपकी है ही नहीं,
ये तो कोई और प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो आप इसको क्यों एक्सेस कर रहे हैं? मैं इसको एग्जाम जो है वो प्रूव करता हूँ। लेट्स सपोज p+10 में मैं 43 सेव करता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, तो ये देखें ये प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ये dynamic.exe has stopped working। और ऊपर उसने देखें 12 भी सेव किया, 32 भी सेव किया, और जब हमने p+10 पे जाकर 43 सेव किया तो उसने वहां पे 0 डिस्प्ले करा दिया, यानी उसमें कुछ सेव हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने वो मेमोरी वो एक्सेस कर रहे हैं जो हमने हमारी है ही नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ वो मेमोरी ले सकते हैं जो हमारी है। हमने जो कि 5 बाइट की मेमोरी ली है 5 इंटीजर्स के लिए, तो 20 बाइट की, तो हम सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप इनको यूज करें, आप डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं वो करें। ट्रिक्स कैसे करें आप, मतलब जैसे ये मैं आपको एक बताता हूँ कि p को आप डिस्प्ले करें, फिर आप क्या करें कि p+1 को करें, फिर p+2 को करें। ठीक है, तो ये आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि आप फर्स्ट इंटीजर का जो मेमोरी एड्रेस है, ये नेक्स्ट इंटीजर का मेमोरी एड्रेस, ये नेक्स्ट इंटीजर का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये अगर मैं कंपाइल करता हूं तो ये देखें ये मेमोरी एड्रेसेस आ रहे हैं, ये फर्स्ट का मेमोरी एड्रेस, ये फिर नेक्स्ट का मेमोरी एड्रेस, ये नेक्स्ट का मेमोरी एड्रेस। तो ये आप इसके ट्रिक्स करें, आप ट्रिक्स करें कि आपको ये चीजें ऐसा एक्सपोज होती जाएगी, आपको इन चीजों की का जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा मेलाक होगा। ये कैलाक में ये चीज आप जो है वो मेमोराइज कर लें कि कैलाक फंक्शन उस वक्त मेमोरी रिजर्व करके पॉइंटर रिटर्न करता है जब वो मेमोरी जितनी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कंटिग्युअसली अवेलेबल है, एक जगह पे अवेलेबल है। तो लेक्चर ये यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।